गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा एकदम धीरे धीरे आप लोगों के बिल्कुल करीब आ रही है और आप उसको देखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग पाठ 1 कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय पहले पाठ का, जिसमें हमने आपको 3 पार्ट इस पाठ का 3 पार्ट हमने आपको बताया और 3 पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। अगर आप लोग वो 3 पार्ट नहीं देखे हो इसके पीछे वाला, तो उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप उस तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप वो तीनों पार्ट देख लेंगे तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा और आपको पढ़ने में बिल्कुल मजा आने लगेगा और पाठ को और ढंग से आप बेहतरीन ढंग से समझते चलेंगे। तो आज बच्चों हम लोग इस पाठ का पार्ट 4 हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 4 में बच्चों, जैसा कि पार्ट 3 में हमने आपको कहां तक छोड़ा था, हमें जहां तक याद है, हम लोग रासायनिक समीकरण की चर्चा कर रहे थे। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण में हमने आपको इसकी परिभाषा बताई थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। उसमें हमने आपको बताया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले या उपयोग होने वाले तत्व या यौगिक को उनके संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से हम जब लिख देते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों को, तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है वो रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद मैंने आपको बच्चों बताया था कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। आप ध्यान से देखिए, रासायनिक समीकरण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण ये पहला है आपका बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा जो है आपका वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये आप लोग जाने कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अब बात आती है कि ये भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, कैसे जानेंगे कि ये रासायनिक समीकरण जो हमें मिला है वो संतुलित है कि असंतुलित। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें, इनके बारे में जान लें कि हम किसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे और किसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो बच्चों जैसे यहाँ पर हम पहले पार्ट की अगर मान लीजिए चर्चा करें, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब आप लोग समझ रहे हो, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। अर्थात बैलेंस क्या होना, हमने आपको कल बताया था कि रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ या तत्व भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक भाग लेते हैं और अभिकारक जब आपस में भाग लेते हैं अर्थात वो आपस में जो क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ये तो हमने कल आपको बताया था कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, इनकी परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई भी रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो जो बाईं ओर होता है वो आपका अभिकारक होता है और जो दाहिनी ओर होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि आप लोग जानते हो कि मान लीजिए अगर कोई भी रासायनिक समीकरण मान लीजिए लिखे हैं, यहां पर मान लीजिए हम A प्लस B ये अभिकारक हैं, ये आपस में क्रिया करके C प्लस D बनाते हैं उत्पाद। तो स्थिति क्या होती है कि इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण में कहा जाता है कि जितने परमाणु या तत्व अभिकारक में भाग लेते हैं, जब क्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक अपक्रिया हो जाती है, तो जो उत्पाद बनते हैं उसमें भी परमाणुओं या अणुओं की संख्या समान ही होती है। कहने का मतलब दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ परमाणुओं या अणुओं की संख्या क्या होती है, दोनों तरफ समान होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो रासायनिक समीकरण कैसा है, संतुलित है। संतुलित होने का मतलब
दोनों तरफ, अर्थात इस तरफ भी और इस तरफ भी, बाईं तरफ भी और दाहिनी तरफ भी, दोनों तरफ जो है परमाणु या अणु की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ऐसी रासायनिक समीकरण जो होगी वो क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में यहां थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में आए परमाणु या अणुओं कर दीजिए, परमाणुओं या अणुओं, यहां भी प्लूरल इसको बना दीजिए, परमाणुओं या अणुओं की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आप लोग बच्चों ध्यान से देखो कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में आए परमाणुओं या अणुओं की संख्या समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब जो अभिकारक में जितने परमाणु या अणु यूज किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं, उस रासायनिक अपक्रिया के बाद जो उत्पाद बनते हैं उधर भी उतने ही परमाणु या अणु मिलते हैं जितना हम इधर अभिकारकों में प्रयोग करते हैं, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में आपने जाना कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या होते हैं, उसमें परमाणुओं और अणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होती है। इतनी बातें आप लोग संतुलित रासायनिक समीकरण में जाने। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप अपने नोट्स में लिखते चलिए ताकि आपका नोट्स बनता रहे और आप एग्जाम में अच्छे से इस बात को लिख सकें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम असंतुलित, इसी का उल्टा है, इसी समय देख लेते हैं, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होते हैं कि अभिकारक और उत्पाद जो बनते हैं दोनों तरफ परमाणुओं और अणुओं की संख्या समान होती है। अगर इसकी चर्चा करें यहां पर असंतुलित नाम से ही इसके क्लियर है कि यहां पर क्या होता है कि अभिकारक, जितने अभिकारक पदार्थ भाग लेते हैं उनके परमाणु या अणुओं की संख्या जो भी भाग लेती है, उसके फलस्वरूप जो भी उत्पाद बनता है वो उत्पाद में परमाणु और अणु की संख्या उतनी नहीं रहती है जितने अभिकारक में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, परमाणुओं और अणुओं की संख्या क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण क्या कहलाती है, असंतुलित। तो कहने का मतलब दोनों तरफ, इधर अभिकारकों तथा उत्पादों में आए परमाणुओं या अणुओं की संख्या अलग अलग होती है, असमान होती है, ऐसा लिख दें, असमान होती है। बहुत ही सिंपल है, ये दोनों चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन आपको जानना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे। हम परमाणुओं और अणुओं की संख्या देख लेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर देखें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताएं कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित है और कौन सा अभिक्रिया या समीकरण आपका असंतुलित। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। आइए इसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे हम कहेंगे कि ये समीकरण जो है संतुलित है और कैसे कहेंगे कि ये समीकरण असंतुलित है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में मिलके जल बनाता है। आप लोग जानते हो ये रासायनिक समीकरण हमने आपके सामने एक लिखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए
अब इसको हम चेक करेंगे कि जो हमारे ये अभिकारक है, इस तरफ तो अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। हम दोनों तरफ देखेंगे कि क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इधर प्रयुक्त हो रहा है, क्या इधर भी उतने ही परमाणु या अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2। इस तरफ देखें, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। अब आप देखें, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कि बाईं तरफ अभिकारकों में तो 2 है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है उसमें ऑक्सीजन की संख्या, परमाणु की संख्या 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए ये जो समीकरण है आपका क्या कहलाएगा बच्चों, असंतुलित कहलाएगा। ये असंतुलित है, बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। तो अब ये असंतुलित तो हो गया, कैसे पता लगाए, हम लोग परमाणुओं को देख लिया, अभिकारकों में देख लिए और उत्पाद में देख लिए और गिन के देख लिए कि कम ज्यादा तो नहीं, अगर बराबर होता तब तो संतुलित हो जाता, लेकिन ये बराबर, चूंकि हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पर 2 है लेकिन इस तरफ 1 है, तो कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीजन बराबर नहीं है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगी, असंतुलित। अब अगर मान लीजिए एक इसी को अगर हम थोड़ा सा देखें, इसी उदाहरण को ले ताकि स्पष्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दें, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, है वही चीज। यहां पर हाइड्रोजन अणु का दो अणु ले लिए, हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या कह लीजिए 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इधर देखते हैं, काउंट करते हैं अब जरा सा इस रिएक्शन को। यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बच्चों, 2 है। और इस तरफ जरा देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितने, ये 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यानी 2 ये जो शुरू में लगा होता है ये पूरे यौगिक में जितने तत्व हैं सबके साथ होगा। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2। अब जरा देखिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रासायनिक जो समीकरण हमने लिखा, यहाँ पर जितने अभिकारक जो यूज किए जा रहे हैं उसमें परमाणुओं की संख्या यहाँ पर उतना ही है और उतना ही जितना इधर उत्पाद में है। तो कहेंगे हम कि ये जो आपका रासायनिक समीकरण है ये कैसा है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से समीकरण संतुलित कब कहा जाएगा और कब उसको हम असंतुलित कहेंगे। तो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर आती है, अभिकारक और उत्पाद में परमाणु या अणुओं की संख्या, तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और जब अभिकारक और उत्पाद में आने वाले परमाणु या अणु की संख्या अलग अलग हो जाती है तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बातें आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि आप अच्छे से एक नोट्स बना सके। जब आपको कोई बात ना समझ में आए तो आप अपने नोट्स को देख लें या इस वीडियो को दोबारा देख लें, एकदम बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। और एग्जाम में आपको कोई टेंशन नहीं होगा। टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि टेंशन वो लेते हैं जिनको दिक्कत होती है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और सारी चीजों को स्पष्ट किया जा रहा है सरल तरीके से, एकदम बिल्कुल गांवटी भाषा में सारी चीजें बताई जा रही है कि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। अब किसी छात्र ने हमसे पूछा कि सर ये क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कभी कभी दिमाग में आता है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है असंतुलित है, तो क्या ये जरूरी है। अगर कोई रासायनिक समीकरण हमें दिया गया है और वो असंतुलित है, मान लीजिए हमने देख लिया, दोनों तरफ देख लिया, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसका मतलब वो असंतुलित है। तो क्या जरूरी है कि समीकरण को संतुलित करें। तो बिल्कुल जरूरी है बच्चों। इस बात को आप ध्यान से देखिए कि समीकरण संतुलित करना बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, आप लोगों को हम बताएं, कक्षा 9 में आपको बताया गया, आप लोग पढ़े होंगे एक नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
कहने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था, किसी को अगर याद हो तो आप बताएं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। आप बताएं, आप लोगों में से कोई भी छात्र, जितने लोग जुड़े हैं वो सब, उसमें से कोई भी छात्र बताए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, आप बताएं हमें। भूल गए बड़ी जल्दी आप लोग भूल जा रहे हैं, भूलने वाली प्रक्रिया थोड़ा सा कम करें। अच्छा आइए हम ही बता देते हैं। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, अब आप मत भूलिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। देखिए बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना द्रव्यमान अभिकारक प्रयुक्त होते हैं, जब क्रिया करते हैं तो उतने ही द्रव्यमान में आपका उत्पाद भी बनना चाहिए। द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान एकदम स्थिर होता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम, ये आपका मार्कर है, ये प्लास्टिक है, मान लीजिए 100 ग्राम का है, इसको हमने पिघला दिए तो पिघलाने के बाद मान लीजिए ये एकदम से पिघल गया, द्रव हो गया, द्रव अभी तो ठोस अवस्था में है, लेकिन जब इसको हम पिघला दिए 100 ग्राम का मार्कर, 100 ग्राम की प्लास्टिक, तो जो पिघलने के बाद हमें प्लास्टिक मिला पिघला हुआ, उससे मान लीजिए हम कोई दूसरा कलम बना लिए या कोई खिलौना बना लिए, तो आप देखेंगे कि जितनी मात्रा इस मार्कर में यानी 100 ग्राम थी, उतनी ही मात्रा आपका पिघलने के बाद भी 100 ग्राम ही होगा। उसकी मात्रा बिल्कुल नहीं बदल सकती, अर्थात द्रव्यमान बिल्कुल नहीं बदलता है, चाहे उसकी अवस्था कितना भी चेंज कर दीजिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम में कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जितना पदार्थ अभिकारक प्रयुक्त होता है, जितना उसकी मात्रा प्रयुक्त होती है, क्रिया के बाद उतनी ही मात्रा में उत्पाद उत्पन्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से अगर इस बात को हम समझें, मान लीजिए है H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, जल बन रहा है। आइए देखते हैं यहां पर कि किस प्रकार से, क्या इधर जो द्रव्यमान है क्या इस तरफ के द्रव्यमान से बिल्कुल टैली कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या इस समीकरण में लग रहा है कि नहीं। भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ जो अभिकारक जितने द्रव्यमान हो उतना ही उत्पाद का भी द्रव्यमान हो, दोनों तरफ बराबर हो। आइए देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2। बच्चों एक बात आप लोगों को ध्यान देनी है कि कुछ लगभग 1 से लेके कम से कम 15 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार आप याद कर लीजिए। जैसे अगर आप याद कर लेंगे 1 से लेके 15-20 तक, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी, आपको समीकरण को संतुलित करने में या और भी जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, तो यहां पर चूंकि 2 हाइड्रोजन था इसलिए 2 गुणे 1, और धन है तो धन लगा दिए। ऑक्सीजन चूंकि कितने हैं, 2 ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 16। कितना होता है, 16। तो चलिए इसको गुणा करते हैं, 2 एकम 2, अब प्लस है प्लस लगा दिया, 16 दूनी 32। अब ये 32 में 2 जोड़ दो, कितना हो गए, 34। कहने का मतलब 34 ग्राम आप कह सकते हो, ग्राम अगर मान लीजिए ग्राम में लिख दें तो 34 ग्राम अभिकारक आपके प्रयुक्त हो रहे हैं जल के निर्माण में। अब आइए देखते हैं क्या जो जल बना है क्या ये 34 ग्राम है, इसको होना चाहिए। अगर कोई रासायनिक समीकरण है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। तो आइए यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 गुणे, अभी आपको बताया थे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 2 गुणे 1। अब ऑक्सीजन भी है तो बीच में प्लस लगा देंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पर चूंकि 1 ही है तो 16 यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होगा, 2 एकम 2 प्लस 16, तो 16 में 2 जोड़ दिए, क्या हो गया, 18। अब देखिए बच्चों, ये 18 ग्राम उत्पाद बन रहा है और अभिकारक कितने प्रयुक्त हो रहे हैं, 34 ग्राम। तो क्या दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, अभिकारक 34 ग्राम लग रहा है और जो क्रिया के बाद जो उत्पाद बन रहे हैं वो 18 ग्राम बन रहा है। इसका मतलब ये कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो नहीं हो रहा है इसका मतलब हम
कब होगा, कैसे होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करना है, चूंकि हमें बताया गया है, हमें जानते हैं, बिल्कुल जान लीजिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी और द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होगा। तो द्रव्यमान कैसे बराबर होगा, क्या गड़बड़ी है, क्या झाला है, क्यों ऐसा आ रहा है? अगर हम अपने रासायनिक समीकरण को देखें इधर, तो यहां पर झाला लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसमें परमाणु देखिए तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 1 है। तो कहने का मतलब ये समीकरण जो है आपका ये असंतुलित है। तो असंतुलित है जब, तो असंतुलित है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो जाहिर सी बात है हमको इधर 2 लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये 2 ऑक्सीजन हो पाएगा। लेकिन जब जैसे ही 2 यहाँ पर लगाते हैं वैसे ही हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, जो अभी तक 2 था अब इधर 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए आप यहाँ क्या होता है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। अब ये जो रासायनिक समीकरण आपका जो आ रहा है ये क्या है, संतुलित हो गया। अब जरा इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा के जरा सा अब देखते हैं, जब समीकरण हमारा संतुलित हो गया तो क्या अब देखते हैं क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, तो 4 गुणे हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार बताया कि 1, 4 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन है तो 2 गुणे ऑक्सीजन का भी मैंने बताया था क्या 16। तो ये हो गया 4 एकम 4 और 16 दूनी 32। अब ये 32 और 4 बच्चों कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ आप लोग, 36। बहुत ही बढ़िया, आप लोग बहुत ही तेज कैलकुलेशन कर रहे हो। इधर भी देखो बच्चों, यहां पर भी 2 दूनी 4, तो कहने का मतलब 4 गुणे 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस अब ऑक्सीजन कितना है 2, तो 2 गुणे 16, तो 4 एकम 4 और 16 दूनी 32, तो 32 और 4 कितने हो गए 36। अब देखिए 36 और 36 दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, तो आप बिल्कुल बताएंगे कि समीकरण को संतुलित करना बिल्कुल जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि जब तक समीकरण हमारा संतुलित नहीं होगा तब तक वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे अभी इसी उदाहरण को हमने देखा था, जब इसको हमने संतुलित नहीं किया था तो वहां पर अलग अलग आ रहा था, यहाँ पर दोनों तरफ अलग अलग द्रव्यमान आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसको संतुलित कर दिया, संतुलित करने के बाद देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो रहा है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो आपका है कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को अब हम कैसे संतुलित करें, उसके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर 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 आएगा, और आप लोग उसको अच्छे से समझ लेंगे। कठिन बिल्कुल नहीं है, आप मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो कोई भी रासायनिक समीकरण आप आराम से संतुलित कर लेंगे और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखें कि समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं। आइए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है कि किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं। तो एक हेडिंग हम लिख लेते हैं, समीकरण को यहां लिख दे, रासायनिक भी लिख ले, रासायनिक नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समीकरण और है और रासायनिक समीकरण और है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना बच्चों, संतुलित करना। जो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि संतुलित और असंतुलित है, तो अगर कोई असंतुलित समीकरण आपको दे दिया जाए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता, 100% पूछा जाएगा बच्चों कि कोई भी समीकरण आपको दे देगा और पूछेगा कि आप इस समीकरण को संतुलित कीजिए, तो संतुलित करेंगे तो 2 से 3 नंबर आपका बोर्ड की परीक्षा में आपका मिलने वाला है, समझ लीजिए। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कैसे संतुलित करते हैं। इसमें एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम समीकरण हम देते हैं H2 + O2, ये समीकरण यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। ये समीकरण ऐसा है जिससे लगभग हमको लगता है हम पूरी केमिस्ट्री खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, हमें प्रोसेस समझना है। हम
बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और एग्जाम्पल्स करके हम लोग समझेंगे कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो बच्चों आपके सामने एक समीकरण लिखा है। ये समीकरण पहले तो आप देखें, इसको संतुलित करना है। संतुलित क्यों करना है? क्योंकि ये असंतुलित है। हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो कहने का मतलब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो ध्यान से हमारी बात को सुनिए, हमारी तरफ देखिए, कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। बहुत ही चुटकी बजाकर आप इसको संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके अभिकारक हैं, ये अभिकारक क्या क्या प्रयुक्त हो रहे हैं उनको लिख लो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर हो रहा है और इधर भी आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आ रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का कितने परमाणु हैं? 2 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के बच्चों कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। जब कोई संख्या नहीं होती तो 1 माना जाता है। अब देखिए इधर, यहाँ पर अलग अलग है, असंतुलित है, इसको हमें संतुलित करना है। तो आप देखें दोनों तरफ हाइड्रोजन में तो कोई झंझट नहीं है, देख रहे हैं आप, दोनों तरफ 2-2 परमाणु लगे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन तो बिल्कुल एकदम परमानेंट बढ़िया बैठा, वो संतुलित है। लेकिन दिक्कत झाला कहाँ पे है? झाला ऑक्सीजन में, इधर 2 है और इधर 1 है। तो जाहिर सी बात है कि इसको हमें 2 करना। 1 को 2 कैसे करेंगे, अर्थात 1 को 2 कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे आप बच्चों बताओ? 1 को 2 हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए 1 है, उसको 2 बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम 2 से गुणा कर दें। भाई 1 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो हमने गुणा कर दिया, लेकिन अब इसको भी 2 करना है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। जितने से गुणा यहाँ कर रहे हैं उतने ही संख्या हम यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर रख तो दिए, तो ये तो 2 बराबर हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन अब एक झाला और समझ में आ रहा है कि अभी तक जो इधर हाइड्रोजन क्या था? 2 था, अब इधर 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब इसमें भी 2 से गुणा हो गया। जो 2 है ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन के साथ तो 2 हो गया, हमारा काम सही हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 लगाने से ये हाइड्रोजन के साथ भी हो गया, अर्थात 2 इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ भी बढ़ रहा है ये, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 यहाँ हो गया। अब यहाँ पर कितना है? 2। इसका मतलब इसको 2 को इधर 4 है, इधर 2, यहाँ पर भी इधर भी हमको 4 करना है। तो ये जाहिर सी बात है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करने का मतलब हाइड्रोजन में करना है तो हम यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। अब एक बार चेक करते हैं हम लोग कि क्या ये बराबर है। 2 दूनी 4 यहाँ लिख देते हैं। अब देखो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 2, इधर भी 2। अब देखें यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण आपका मिला ये क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब आप इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको फिर से एक बार कहिए, समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो। सबसे पहले आप जो तत्व यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं उनके परमाणुओं को आप अलग अलग लिख लीजिए, उनकी परमाणुओं की संख्या लिख लीजिए, फिर एक एक करके आप इसको बराबर करते चलिए। तो बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर रहे हैं। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में हम लोग देखेंगे, उसमें भी हम लोग देखते हैं Na+O2, Na+O2 बराबर Na2O। Na+O2 इज इक्वल टू Na2O। जैसा कि आप देख रहे हो, इसको हमें समीकरण है, ये आपका रासायनिक समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है। सोडियम है, ऑक्सीजन है और ये मिलके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। यहां पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? Na है और ऑक्सीजन है, और इधर क्या है? तीर भी लगा लिया करें, इधर भी Na है और O है। भाई तत्व तो वही है ना, जो अभिकारक में प्रयुक्त होते हैं वही उत्पाद में भी तो रहते हैं। अब वो दोनों चीजें हमने लिख लिया। अब इनके परमाणुओं को हम लिख लेते हैं। इधर सोडियम का कितना परमाणु है? 1। ऑक्सीजन का कितना है? 2। देखें इधर, ध्यान दें, सोडियम का 1 है लेकिन ऑक्सीजन का कितना है? 2। यहां पर देखें सोडियम का कितना है? 2 है और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो जो था मैंने उसको पहले लिख लिया। अब देखते हैं कि क्या गड़बड़ है, क्या सही है। यहां पर देखें सोडियम 1 है, यहां पर सोडियम 2 है, यहां गड़बड़ झाला हो गया, यहां पर ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां ऑक्सीजन 1 है, यानी दोनों गड़बड़ है, अर्थात हमें दोनों बैलेंस करना है। अब एक एक करके बैलेंस करते हैं। आइए, जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है
यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने, 1 है। इसको हम 1 को 2 बनाएंगे, हम 2 को 1 नहीं बनाएंगे, हम 1 को 2 बनाएंगे, अर्थात इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से गुणा करने का मतलब इधर की तरफ हम 2 बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन में, तो जाहिर सी बात है इसको हम 2 से गुणा करेंगे। और जब 2 से गुणा करिए ऑक्सीजन में, तो ये सोडियम के साथ भी हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इसका मतलब है तो 2, लेकिन यहाँ पर 4 हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, आइए 2 एकम 2, अब 4 हो गया, 4 सोडियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब जब 4 हो गया, अब इधर देखो, इधर 4 है और इधर 1 है, तो इसको 1 को 4 कैसे बनाएंगे, इधर भी हम 4 से गुणा कर दे, 1 चौके 4, तो 4 से गुणा करने का मतलब हम सोडियम में 4 से गुणा करेंगे। अब सोडियम तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ऑक्सीजन बराबर है। चलिए सोडियम, 4 सोडियम है और 2 दूनी 4 सोडियम हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इधर कितने ऑक्सीजन, 2। इस तरीके से बच्चों देखो बड़े आसानी से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर पा रहे हैं। सबसे पहले आप उसको, उनके जो तत्व हैं उनको लिख लिया करिए, उनके परमाणुओं की संख्या लिख लिया करिए, फिर बारी बारी से आप तुलना कीजिए कि किसमें कम है किसमें ज्यादा है, जिसमें कम होगा उसी में हम उसको गुणा करेंगे, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो हम जाहिर सी बात है उसको यहाँ पर बढ़ाएंगे। तब जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने 1 से 2 किया तो 2 से गुणा करना पड़ा, तो 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये जो 2 है ये इसके साथ तो है ही, इसको बराबर करने के लिए मैंने किया, लेकिन ये जो 2 है ये सोडियम के साथ भी है, अर्थात सोडियम जो 2 था अब ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 संख्या इधर भी हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ चूंकि सोडियम अकेले था, तो जब कोई पदार्थ या तत्व तो अकेले होता है तो उसमें चाहे जो करो कोई दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा दिक्कत हमें भीड़ में होती है, अर्थात भीड़ को हमें पहले निपटाना है, भीड़ में पहले घुसना है, भीड़ वालों को पहले भगाना है। तो भीड़ हमने निपटाया, अकेला तो जो होगा उससे हम लोग निपट लेंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने नोट्स में भी लिखते चलिएगा और अच्छे ढंग से इसको हम लोग समझते चलेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी अगर समीकरण संतुलित करने के लिए आ जाए तो उसको हम आसानी से संतुलित कर ले। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझा रहे हैं, आप समझते चलिए कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आइए, Na प्लस Cl इज इक्वल टू Na2Cl, Na2Cl। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। अब फिर क्या करेंगे, यहां पर Na है और Cl है, दोनों लिख लेंगे। इधर भी क्या है, Na है और Cl है, सोडियम और क्लोरीन। अब यहां पर Na की संख्या परमाणु कितनी है, 1, क्लोरीन की कितनी है, 1। यहां पर सोडियम कितना है, 2, और क्लोरीन कितना है, 1। अब देखो कहां पे गड़बड़ झाला है, क्लोरीन तो लगभग ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सोडियम में गड़बड़ झाला दिख रहा है, इधर 1 है और इधर 2 है। तो जाहिर सी बात है कि इधर 1 है इधर 2 है, तो इधर भी हमको 2 करना पड़ेगा, जिसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जब 2 से गुणा करेंगे सोडियम में, तो यहां हम 2 से कर दिए। अब चलिए 2, ये तो बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर बच्चों एक गड़बड़ी हो गई है, इसको हम लोग जो है ये 2 यहां लगा लें। ये देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से इसको देख लेते हैं। मान लीजिए ये मिटा के हम सही कर लेते हैं। ये Na प्लस Cl इज इक्वल टू 2NaCl। अब इसमें हम देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन 2 इधर अभिकारक है, और इधर भी हमारे सोडियम और क्लोरीन आ रहे हैं। अब इनके परमाणुओं की संख्या हम लिखेंगे, सोडियम कितना है, 1, और क्लोरीन कितना है, 1। यहां पर सोडियम कितने हैं, 2, और क्लोरीन भी कितना है, 2। अब ध्यान देना है हमें कि अब हमें इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो जाहिर सी बात है इसको 2 करना पड़ेगा, इसको हम 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 से सोडियम में गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। और यहाँ भी देखो क्लोरीन 2 है, इसको भी हमें 2 करना पड़ेगा, क्लोरीन में भी, तो इसका मतलब क्लोरीन में भी हमें 2 करना पड़ेगा, तभी ये जाके बराबर होगा। अब देखें जरा सा, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है,
दो क्लोरीन इधर है, दो क्लोरीन इधर है। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप देख सकते हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम लिख सकें, और एक दो एग्जाम्पल आपको और करा दे रहे हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में हम देंगे, आप उसको करिएगा। अगर समझ में आता है तो आप उसको प्रदर्शन करिएगा। बताइए बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम बिल्कुल एकदम निसंकोच बताइए कि क्या समीकरण आप संतुलित कर लेंगे अब। ओके, बिल्कुल आप लोग बहादुर हो, आप लोग बिल्कुल कर लोगे, और आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है। आप लोग जो कमेंट लिख रहे हो, बिल्कुल इससे लग रहा है कि आप एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे हो। एक उदाहरण और लेते हैं हम, आइए। Mg मैग्नीशियम प्लस HCl, तो MgCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, MgCl2 प्लस H2, ये एक समीकरण है। इसे भी हमें क्या करना है? संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए नियम वही है। यहां पर क्या है? अभिकारक क्या है? Mg है, और हाइड्रोजन है, और क्लोरीन है। जितने हो सबको हम लिख लेते हैं। Mg था, मैग्नीशियम था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन। इधर भी लिख लीजिए भैया, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन भी है, और क्लोरीन भी है। उसी क्रम में हम लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम इसको देख सकें। जैसे मैग्नीशियम था, मैंने मैग्नीशियम लिखा, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख लिए, क्लोरीन था, क्लोरीन लिख लिए। यहाँ पर भी हम सेम लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लिख लिए, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन लिख लिए, और क्लोरीन है, क्लोरीन लिख लिए। अब इनके परमाणुओं को हम प्रदर्शित कर देंगे। मैग्नीशियम यहाँ कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 1 परमाणु। क्लोरीन कितना है परमाणु? 1 है। ऐसे इधर देखें, मैग्नीशियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 2। ये देखिए 2 लगा है। अब क्लोरीन कितना है? ये भी 2 है। अब जरा हम ध्यान से देखें दोनों तरफ, तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम में तो कोई झाला नहीं है। अब यहाँ हाइड्रोजन को देखो, चूंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 है। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर देखो क्लोरीन 1 है, और यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो कहने का मतलब अब हमें इन दोनों को सही करना पड़ेगा। कैसे सही करेंगे? अब सोचिए, आप लोग जरा विचार करिए कि क्या करें कि सही हो जाए, कैसे करें कि ये सही हो जाए भाई। आइए देखते हैं, कोई बताए हमें कैसे करेंगे। अभी हम आपको बताए थे कि इधर हाइड्रोजन से 2 है, इधर 1 है, तो जाहिर सी बात है कि इधर 1 को 2 करने के लिए हम 1 में 2 से गुणा कर देंगे। 1 2 के 2, तो कहने का मतलब इधर हाइड्रोजन में हम 2 से गुणा कर रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। कर दिए भैया। तो जब 2 से गुणा इधर कर दिए, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को सही करने के लिए हमने 2 से किया, लेकिन ये 2 क्लोरीन के साथ भी माना जाएगा। तब क्लोरीन भी क्या हो गया? इधर 2 क्लोरीन हो गया। इधर क्या हो गया? 2 क्लोरीन हो गया। चूंकि अब यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है तो 2 क्लोरीन हो गया। अब 1 हमने सही किया, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर। इधर ही हाइड्रोजन को हमने मारा तो क्लोरीन अपने आप दुरुस्त हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को हमने सही किया, केवल हाइड्रोजन इधर 1 था, इधर 2 था। हमने 1 को 2 यानी 2 से गुणा किए, तो हम जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए हमने 2 यहाँ से गुणा किया, लेकिन 2 यहाँ रखे हाइड्रोजन के लिए, तो 2 ये क्लोरीन का भी हो गया, अर्थात अब ये 2 से क्लोरीन में भी गुणा हो गया। इसका मतलब 2 क्लोरीन भी हो गए, और हमारा ये पहले से 2 क्लोरीन इधर उत्पाद में भी था। तो हम देख रहे हैं कि एक तीर में 2 शिकार कर लिए, अर्थात एक को मारे दूसरा अपने भाग गया। कहने का मतलब ये दूसरा भाग गया, कहने का मतलब ये समझ में आपको आना चाहिए कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आध एग्जांपल और हम आपको कराते हैं, और इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए गए हैं। आप कोशिश करिए, जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें रिएक्शन दीजिए। हम लोग मिलकर उस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सारे समीकरण को संतुलित करना और एक ही क्लास में संतुलित करना, हमको लगता है कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और आप जब खुद करोगे तब आप सीखोगे। क्योंकि हम ऐसे बताते चलेंगे और आप उसको देखते रहोगे। जब आप 1 ठो 2 ठो 3 ठो करोगे, प्रक्रिया सब में वही है। हम जो जो तत्व यूज होगा उसको लिख लेंगे, इधर भी उधर भी उनके परमाणुओं को लिख लेंगे, फिर एक एक करके हम उसमें क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, ये हो गया
तो इस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को एक और कर लेते हैं। Fe प्लस Fe आयरन लोहा, Fe प्लस H2O लोहा जो है ये जब जल से क्रिया करता है तो Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है। एक समीकरण यहां पर दिया गया है, किताब में है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देखें यहां पर Fe यानी लोहा, ये जल है H2O, आपस में क्रिया किया तो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसको हमें संतुलित करना है। अब संतुलित करना है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसमें कई बार देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम संतुलित करते हैं। जैसे इधर क्या क्या तत्व तो यूज हो रहा है, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये लिख लेते हैं। इधर भी वही चीज है, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वही चीज है। अब इनके परमाणुओं को लिख लेंगे। इधर Fe कितने हैं परमाणु, 1 है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। इधर देखते हैं Fe कितना है बेटा, 3, Fe यहां पर कितना है, 3, और हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 4। अब जो हमें दिया गया था हम उसको पहले लिख लिए। अब इस पर हम विचार करेंगे कैसे करें कि दोनों तरफ Fe भी बराबर हो जाए, हाइड्रोजन भी बराबर हो जाए और ऑक्सीजन भी बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम बराबर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप इधर देखें, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो जाहिर सी बात है कि इसको 4 करने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 1 चौके 4, यानी ऑक्सीजन में 4 से हमें इधर गुणा करना है। तो 4 से गुणा करने के लिए ऑक्सीजन हमारे इसमें तो है नहीं, इसी में है, तो हम यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। क्योंकि ऑक्सीजन को हम बराबर कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इसमें तो है नहीं, इसी में ऑक्सीजन है, तो हम 4 यहाँ पे लगा देंगे। जाहिर सी बात है कि ये 4 आपका ऑक्सीजन बराबर कर दिया, लेकिन अब ये 4 ऑक्सीजन को बराबर किया, लेकिन हाइड्रोजन को भी ले बढ़ रहा है। ये 4 इसके साथ भी है, 4 दूनी 8, इसका मतलब जो अभी तक 2 था इसमें भी 4 गुना कर दिया हाइड्रोजन को, 4 दूनी 8। अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो 2 है तो जाहिर सी बात है कि इसको 2 को 8 हमें बनाना है, 2 को 8। तो क्या करेंगे आप बताओ, अगर कहा जाए कि 2 को हमें 8 बनाना है तो जाहिर सी बात है कि इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। तो हाइड्रोजन को 4 से गुणा, इसमें हाइड्रोजन कहां दिख रहा है, यहाँ 4 से गुणा यहाँ किए तो 4 से गुणा यहाँ कर दिए, हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन भी बराबर, ऑक्सीजन भी बराबर, लेकिन अभी यहाँ पर एक झाला दिख रहा है आयरन का, देख रहे हो। तो आयरन इधर कितना है, 3, और यहाँ कितना है, 1। अब ये चूंकि अकेला है, इस बेचारे को चाहे जैसे दबाओ चाहे जहां घुसेड़ो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 है तो इसको भी 3 करने के लिए डायरेक्ट यहाँ हम 3 से गुणा कर सकते हैं, अर्थात इसमें 3 हम कर देंगे। तो ये अब हमको लगता है कि रासायनिक समीकरण आपका संतुलित हो गया। आप चेक कर लीजिए एक बार, 3 Fe है, इधर भी 3 Fe है, हाइड्रोजन को ले लो, 4 दूनी 8, इधर देखो 4 दूनी 8, ऑक्सीजन ले लो, ये 4 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, 4 ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब आपकी ये रासायनिक समीकरण ये संतुलित हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण था। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ सकें, और आप इसको आगे एग्जाम्पल्स में आप करिएगा। जहां दिक्कत होगी आप फिर से वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा, हम उसको फिर से देखेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों आप लोग ले लीजिए। आइए अब इसको हम मिटाते हैं। अब कुछ छोटी बातें हैं जो एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या है भैया, रासायनिक समीकरण से होने वाले क्या क्या लाभ होता है, रासायनिक समीकरण का उपयोग करने से क्या लाभ होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ। रासायनिक समीकरण
हम जो लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को, जब हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा हमें बताइए, कमेंट में लिखिए कि रासायनिक समीकरण, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है, क्या बनता है, जल। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन अगर इसको हम प्रतीक के रूप में लिख दें, अर्थात इसको हम सिंबल के रूप में लिख दें, तो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। अब देखो, अब हम लोग संतुलित समीकरण लिख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, तो हम यहाँ पर संतुलित समीकरण लिखे हैं। अब देखें, अगर ऐसे लिख लिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखे या रासायनिक समीकरण के रूप, ये रासायनिक अभिक्रिया है और ये रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसको हम प्रतीक के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या हैं, ये ज्यादा सही रहेगा कि ये ज्यादा सही रहेगा, आप बताइए। रासायनिक अभिक्रिया लिखना सही है कि रासायनिक समीकरण? तो आप कहेंगे नहीं सर, रासायनिक समीकरण लिखना सर सही है, ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहला लाभ क्या है रासायनिक समीकरण लिखने का, कि क्या होता है कि जैसे ये जो है थोड़ा बड़ा हो गया, कहने का मतलब ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब जिसको हम प्रतीक या सिंबल के रूप में लिख लेते हैं ये छोटा हो जाता है, कहने का मतलब कागज कम उपयोग होगा। तो आप लिख सकते हैं पहला जो लाभ है, कागज का कम उपयोग, कागज का कम उपयोग, पहला लाभ तो हो गया, कागज का कम उपयोग हो रहा है। और क्या फायदा हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, इसको लिखने में थोड़ा समय भी ज्यादा लग रहा है, हाइड्रोजन धीरे धीरे लिख रहे हैं, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा सा समय कम लग रहा है। तो दूसरा लाभ, समय की बचत भी हो रही है, समय की बचत, दूसरा लाभ है समय की बचत। रासायनिक समीकरण लिखने के लिए समय की बचत हो रहा है। जब हम उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं तो हम जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं, अगर उसको हमें लिखना हो हिंदी में तो ज्यादा समय लगेगा, तो समय की बचत। ये मुख्यतः दो लाभ हैं रासायनिक समीकरण लिखने के। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी उसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग इसको जानिए कि रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया ही क्यों नहीं है तो वही चीज भाई। रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि हम जो तत्व आपस में भाग लेते हैं, अभिकारक होते हैं, उधर क्रियाफल बन जाता है, लेकिन जब उसको हम सूत्र के रूप में लिख देते हैं, उसके प्रतीक के रूप में, तो रासायनिक समीकरण बन जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, काहे हम इसको ऐसा करते हैं, तो आपने देखा कि दो लाभ सबसे ज्यादा है। पहली बात तो कागज बच रहा है, आप यहाँ पर कंजूसी कर ले रहे हो, और दूसरी चीज यहाँ पर समय की भी बचत हो रही है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब ये कुछ चीजें आप लोगों को हमने बताया, इसके बाद आपका आता है रासायनिक समीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक करके चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और चैप्टर में धीरे धीरे हम लोग अंदर की ओर चले जा रहे हैं। अब इसके बाद जो आता है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग इसके अगले वाले पार्ट में, अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। आज आपने देखा कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं, किस प्रकार संतुलित करना क्यों आवश्यक है, हमने आपको बताया कि चूंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन कराने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब आगे के लेक्चर में पार्ट 5 में आपका ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, और कोशिश करेंगे कि ये अगली वीडियो में आपका ये पूरा एक पार्ट खत्म हो जाए, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, और आप इसको अच्छे ढंग से तैयार कर सको, तब हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे। हाँ, मैथ भी पढ़ाई जाएगी, आपको मैथ भी पढ़ाएंगे हम, तो मैथ का क्लास भी होगा, ऐसा नहीं है। तो अब जैसे एक चैप्टर चल रहा है, तो इसको हम लोग खत्म कर लें, तो हम लोग दूसरे चैप्टर पर भी चलेंगे, और धीरे धीरे हम लोग कोर्स को समय से खत्म करेंगे, ताकि रिवीजन का भी समय मिल जाए। अगर बच्चों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उन बेचारों का भी कुछ फायदा हो जाए। और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम नए ऊर्जा से मोटिवेट होकर आप लोगों को और बेहतरीन ढंग से पढ़ा सकें। थैंक यू सो मच।